प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 2 तासिकाओं में हमने इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं और इतिहास प्राप्त करने के लिए किन किन साधनों का उपयोग होता है और उन साधनों के प्रकार, इसकी हमने जानकारी प्राप्त की थी। जैसे इतिहास प्राप्त करने के लिए, इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने कुछ साधन जैसे होते हैं लिखित साधन, भौतिक साधन एवं मौखिक साधन क्या होते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त की थी। और विस्तृत रूप से हमने जानकारी प्राप्त की थी भौतिक साधन किसे कहते हैं एवं लिखित साधन किसे कहते हैं। तो इस तासिका में हमको यह जानकारी प्राप्त करना है कि इतिहास के मौखिक साधन किसे कहते हैं, मौखिक साधन का मतलब क्या है और इतिहास विषय के अध्ययन में मौखिक साधनों का क्या उपयोग है। जिस प्रकार से लिखित साधनों का उपयोग होता है, भौतिक साधनों का उपयोग होता है, उसी प्रकार मौखिक साधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये मौखिक साधन क्या होते हैं, पहले हम संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं और बाद में उसकी विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे मौखिक साधन प्रमुखतः ये देखिए, पृष्ठ क्रमांक 3 आपको खोलना पड़ेगा, उसमें मौखिक साधन दिए गए। अपना इतिहास की किताब निकालो, उसमें पृष्ठ क्रमांक 3 खोलो, उसमें दिए गए मौखिक साधन एक है लोकगीत, फिर है गाथाएँ, श्लोक, अभंग या शब्द भी कहते हैं उसको, पोवाड़ा, कहावतें, कहानियाँ एवं मिथकीय गाथाएँ। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि लोकगीत किसे कहते हैं। लोकगीत यानी परंपरा से जो चले आए हुए गीत है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो संक्रमित हो रहे यानी एक से दूसरे तक वो पहुंच रहे। किसने लिखे हैं ये भी पता नहीं, मगर पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में ओविया होती है, जिसको हम चक्की के गीत भी कहते हैं। पहले के ज़माने में ऐसी चक्कियाँ नहीं होती थी, जैसे आप गेहूँ पिसाने के लिए गए, घर में ही पत्थर से बने हुए चक्कियाँ होती थी जो हाथ से घुमानी पड़ती थी, और उसको घुमाते वक्त वो लोग कुछ गीत गुनगुनाते थे, उसको हम ओविया कहते हैं। तो लोक गीतों में चक्की के गीत भी आते हैं। उसके बाद में उससे भी हमको उस समय की सामाजिक परिस्थिति क्या थी, राजकीय परिस्थिति क्या थी, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा प्रकार है गाथाएँ। गाथाएँ मतलब लोगों के जो पराक्रम की कहानियाँ हैं, जो हम एक से दूसरे को सुनाते हैं, उसको हम गाथाएँ कह सकते हैं। श्लोक, जैसे ग्रंथों के बहुत सारे श्लोक लोग तब मुखोद्गत करते थे, यानी उसको याद कर लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको वो ज्ञान सामने वाली पीढ़ी को पहुंचाते थे, यानी दादा से लेके उसका लड़का, उसके लड़के से उसके लड़के तक वो श्लोक को गुनगुनाते थे। उसके बाद में अभंग की भी एक महाराष्ट्र में बहुत बड़ी परंपरा रही है। जैसे तुकाराम महाराज ने लिखे हुए अभंग, उससे भी वो बहुत सारे लोगों को अभी भी याद है और उससे भी हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कहावतें होती थी। कहावतें का मतलब होता है जैसे एक मराठी में मशहूर कहावत है, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। जैसे अफजल खान के वध के समय, अफजल खान का जब स्वराज्य पर आक्रमण हुआ था और शिवाजी महाराज ने उसका वध किया था, तो उस समय अफजल खान का एक अंगरक्षक था जिसका नाम था सैयद बंडा। उसने शिवाजी महाराज पर वार किया था, मगर वो वार को नाकाम करने का काम किया जीवा माला इसने, और उसने वो वार खुद ने अपने शरीर पर लिया और शिवाजी महाराज की जान बचाई। तब से यह कहावत पड़ी हुई है, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। तो इन कहावतों से भी हमको इतिहास के कई सारी जानकारी प्राप्त होती है। एक होता है पोवाड़ा। पोवाड़ा भी एक अच्छा मौखिक साधन है। जैसे कोंडाना किला मुगलों के कब्जे में था और उसको लेने के लिए शिवाजी महाराज ने किसको नियुक्त किया था, तानाजी मालुसरे को। और उस समय तानाजी का पोवाड़ा, एक शाहिर है जिसका नाम है तुलसीदास जी शाहिर, उन्होंने वो पोवाड़ा लिखा है। उस पर से हमको सिंहगढ़ यानी कोंडाना किला जीतने की संपूर्ण युद्ध किस प्रकार से हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ पर आपकी किताब में भी दी हुई है, जैसे कुछ अंश इसमें दिया गया है। लगीन राहिले राय बाचे तो मजला सांगावी, माझ्या तानाजी सुभेदारा जे गेले सिंहगडाला, त्याचे पाठी रे पाहिले नाही पुढारे पाहिले,
ज्याने अंबारे खाईला बाठा बुजरा लाविला, त्याचे झाड होऊनी आंबे बांधले हो. किल्ला हाती नाही आला, सिंहगड किल्ल्याची वार्ता, काढू नको तानाजी सुभेदारा. यानी उस समय ये जो इस पोवाड़े थे वो आज भी लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं, उस पे से हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है. तब की कहानियाँ, कुछ गाथाएँ, लोकगीत, इससे हमको इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है. मगर ये तीनों प्रकार के जो साधन होते हैं, लिखित साधन, मौखिक साधन एवं भौतिक साधन, इन तीनों साधन मौलिक होने चाहिए. मौलिक होने चाहिए यानी सच्चाई पर खरे उतरने वाले होने चाहिए. और उन साधनों की खोजबीन करने से ही और उस समय की परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करने से भी हम इतिहास की जानकारी लिख सकते हैं. और इतिहास जो है ये बदलता रहता है, मतलब उसमें नए नए संशोधन सामने आते हैं और उसका पुनर्लेखन किया जाता है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके दादा के ज़माने में जो इतिहास था वही किताब वैसी कहानी जैसी कि वैसे आपके ज़माने में भी होनी चाहिए, क्योंकि उसका पुनर्लेखन नए नए संशोधन के आधार पर किया जाता है, सूझबूझ से किया जाता है. उसके बाद में उसको बहुत अच्छी तरह से सावधानी से लिखा जाता है. कुछ उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण जानकारी होती है, उसको उसमें से निकाला जाता है. तो इस प्रकार हमने इस पाठ की पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है, इतिहास के साधन. अब आपको नीचे स्वाध्याय दिया गया है, उसकी तरफ आना है. पेज नंबर 4 आपको खोलना है. उसमें देखो मैं आपको स्वाध्याय बताता हूँ. पहला एक स्क्रीन पे आपके आ रहा है, निम्नलिखित चौकटों पे छिपे ऐतिहासिक साधनों के नाम ढूंढकर लिखो. तो इस चौकट में कुछ अक्षर दिए गए हैं, तो उसमें से आपको ऐतिहासिक साधन उसमें दिए गए उसको ढूंढना है और आपकी नोटबुक में लिखना है. उसके नीचे का क्वेश्चन देखो, लेखन करो. जैसे स्मारकों में किन किन बातों का समावेश है, ये भी किताब में दिया गया है. आप पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आपको ये लिखते आएगा. तवारीख किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था. इतिहास लेखन कार्य में लेखक के कौन कौन से गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं. उसके बाद में एक बहुत ही आसान सा एक आपको दिया गया है. 3 आपको अलग अलग भाग बनाने हैं, भौतिक साधन, लिखित साधन एवं मौखिक साधन. और इसमें समूह में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उस शब्द से अलग शब्द ढूंढकर लिखना है. जैसे पहला कौन सा है, भौतिक साधन, लिखित साधन, अलिखित साधन एवं मौखिक साधन. तो अलिखित साधन नाम का कोई भी साधन नहीं, तो उसको अलग निकालना है. इस प्रकार नीचे स्मारक, सिक्के, गुफाएं, कहानियाँ, इसमें से क्या अलग निकालेंगे, भोजपत्र, मंदिर, ग्रंथ, चरित्र, चित्र, इसमें से जो भी आपको समूह में न बैठने वाला शब्द दिखता है उसको अलग करना है. उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4, अवधारणाएं स्पष्ट करो. अवधारणा यानी व्याख्या लिखना है उसकी और जानकारी लिखना है. भौतिक साधन यानी क्या, उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिखना है. लिखित साधन उसकी जानकारी लिखना है और मौखिक साधन उसकी जानकारी लिखना है. और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, तुम अपने विचार से लिखो. शिलालेख को इतिहास लेखन का विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है और मौखिक साधनों द्वारा लोक जीवन के विभिन्न पहलू ध्यान में आते हैं. तो ये विचार कर कर लिखना है. जो भी नहीं समझ में आया उसको बाकी रहने देना है और आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे आप मुझे पूछ सकते कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा. और अगले सप्ताह में हम देखेंगे दूसरा पार्ट, शिवाजी महाराज के पूर्व का भारत. बहुत बहुत धन्यवाद.